आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वंशागति का आणविक आधार। अभी पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें आप लोगों ने सुना था कि कोई ना कोई ऐसा कारक होता है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। आपने पढ़ा था ना, तो उसमें आप लोगों ने सुना था कि उसको मेंडल महोदय ने क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। और बाद में एक महोदय आए, उसको उन्होंने क्या कहा? कौन थे वो? जॉनसन थे। उन्होंने क्या कहा कि वह एक जो कारक होता है कोई और नहीं बल्कि क्या होता है? जीन होता है। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है आनुवांशिक पदार्थों का जो खोज का कुछ संक्षिप्त में हम इसका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा था या आप लोग इंटरमीडिएट 11 में या क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक चैप्टर कोश का, जो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी 1665 ईस्वी में आप लोगों को बताया जा रहा है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक महोदय जो थे एक भौतिक वैज्ञानिक थे। ध्यान से देखना बेटा, इधर ध्यान सुनो। ये रॉबर्ट हुक जो थे एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? वह एक माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया हुआ था। और उनको बड़ा जिज्ञासा था कि हम क्या करें, कुछ सूक्ष्म वस्तुओं को इससे देखें, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप होता है वो माइक्रोस्कोप छोटा जो माइक्रोस्कोप होता है क्या करता है? छोटे वस्तुओं को बहुत बड़ा आकृत करके दिखाने का कार्य करता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का छाल लिया, वो मृत लकड़ी था यानी सूखा हुआ लकड़ी था, उसके छाल को निकाला यानी कार्क को लिया और उसको लेकर उन्होंने क्या किया? उसका स्लाइड बनाया। स्लाइड बनाने के बाद से जब उन्होंने देखा तो उस स्लाइड के अंदर उन्हें कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे कोष्टक दिखाई देने लगे। क्या दिखाई देने लगे? कोष्टक दिखाई देने लगे। और इन कोष्टकों को उन्होंने नाम क्या दिया? जो मधुमक्खी के छाते के जैसे थे। कैसे थे? मधुमक्खी के छाते जैसे। उन्हें क्या हुआ? ये छोटा छोटा उन्हें कोष्टक दिखाई दिया और इन्हीं कोष्टकों को उन्होंने नाम क्या दिया? जो ये प्रकोष्ठ दिखाई दे रहा है ना, मधुमक्खी की छाता देखे हो कि नहीं देखे हो? और इन्हीं मधुमक्खी की छाते जैसे प्रकोष्ठ को उन्होंने नाम क्या दिया था? सेल नाम दिया था, यानी कोश का नाम दिया था। कोश का नाम दिया था। तो इनकी इतिहास तो आपने समझ लिया कि भाई कोशिका की खोज हो गई। यानी इन्होंने बताया, आप जानते हो कि हमारा शरीर जो है किससे मिलकर बनी हुई है? सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है हमारे शरीर की? कोशिका होती है। और हमारे जैसे मकान जो है इसकी सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है? ईंट से मिलकर दीवार बना होता है। वैसे हमारा शरीर भी क्या होता है? छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम 1665 में किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने इसका खोज कर दिया और इसके बाद से नगेली द्वारा, एक वैज्ञानिक थे नगेली द्वारा जो है पादप कोशिकाओं में केंद्र देखी गई दंडवत रचनाओं को वर्ल्ड फेयर ने गुणसूत्र नाम दिया। इसके बाद से नगेली महोदय ने क्या किसकी खोज की थी? कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? नगेली महोदय ने की थी। और वाल्डेयर जो है 1888 ईस्वी में गुणसूत्रों की खोज की थी, यानी क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। एक चीज बताया रॉबर्ट हुक। इसके बाद से नगेली महोदय ने क्या किया बेटा? नगेली जो है केंद्रक की खोज की है। केंद्रक क्या है? हाँ, केंद्रक का, केंद्रक का खोज की है।
और इसके बाद से आपको बताया गया जो वाल्डेयर थे, वाल्डेयर महोदय गुणसूत्र का इन्होंने क्या किया था, यानी क्रोमोसोम की खोज की थी। थोड़ा थोड़ा इतिहास हम जान लेंगे, उसके बाद से हम जानने का प्रयास करेंगे बेटा। जो चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, हमने देखा कि कोई ना कोई ऐसा अणु था जो वंशागति लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य कर रहा था। उसे अगर मान लिया गया कि वो वंशागति लक्षण क्या थे, कोई अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कोई ना कोई वंशागति पदार्थ होता है जो डिसाइड करता है कि लक्षण एक, यानी एक पीढ़ी, लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जाना है कि नहीं जाना है। जो हमारे अंदर लक्षण आता है ये कौन तय करता है, कौन डिसाइड करता है, तो वह वंशागति जो लक्षण होता है वही लक्षण ये क्या करता है, तय करता है कि ये लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिस्चर। उन्होंने जो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जो कोशिका के केंद्रक होते हैं, जैसे ये कोई कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है। अभी आपने कोशिका की खोज को देखा ना, तो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, यहां पे केंद्रक उपस्थित होता है। अब इसी के अंदर आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी इस केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जो फ्रेडरिक मिस्चर हैं, इन्होंने कोशिका में, यानी कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या नाम दिया था, यानी कोशिका के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर, केंद्र के अंदर, उसको उन्होंने क्या कहा था, वंशागति का आधार माना था। कौन माना था? फ्रेडरिक मिस्चर महोदय ने। एक बार ध्यान सुनते हैं। जो लक्षण, जो हमारे लक्षण हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसे ले जाने का काम कौन करता है? आनुवांशिक पदार्थ। ये किसने कहा था? फ्रेडरिक मिस्चर ने कहा था। उन्होंने इस पदार्थ का नाम क्या दिया था? इस पदार्थ का उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। इस आनुवांशिक पदार्थ का नाम उन्होंने क्या दिया था? न्यूक्लिन, जिसे बाद में क्या कहा गया? न्यूक्लिक अम्ल के नाम से, यानी उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। अर्थात आपने ये समझा, आपको ये समझ में आ गई बातें। अगर समझ में आ रही है तो आपने क्या सुना कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण है, उसे ले जाने का काम कौन करता है? आनुवांशिक पदार्थ। उस आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था? किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने। और उसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। और इसी न्यूक्लिन का आगे नाम तुमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लिक एसिड। अर्थात वह आनुवांशिक पदार्थ क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है।
न्यूक्लिक एसिड, यानी हिंदी में लिख लो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, इसकी खोज किसने किया बेटा? पहले हम इसके देखेंगे खोज, क्या लिखेंगे? खोज। तो इसका खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मेस्चर ने किया था। इसकी खोज किया फ्रेडरिक मेस्चर ने, और खोज करने के बाद यानी इस अम्लीय पदार्थ को किसने देखा था सर्वप्रथम? फ्रेडरिक। यानी ये क्या है? ये क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है ना। तो इस अम्लीय पदार्थ को देखा किसने? फ्रेडरिक। इसका खोज उसी ने किया और इसका नाम क्या दिया बेटा? न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। ये भी बातें समझ में आ गई आपको? तो पहला चीज इसमें हमने क्या देख लिया? पहले हमने देखा कि भाई प्रत्येक जीवधारी के शरीर के अंदर क्या होते हैं? जितने भी जीव हैं उनके शरीर किससे बनकर बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। और प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। उस केंद्रक के अंदर क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ। वो अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। इस न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मेस्चर ने किया, और उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? न्यूक्लिन। और बाद में इसी न्यूक्लिन को क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड कहा गया। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि अब ये न्यूक्लिक अम्ल है क्या? क्या है? इसको मान लेते हैं ये पहला इनका खोज हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा इसमें देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेटा, पहले हम इसकी इकाई को जानेंगे कि जो न्यूक्लिक अम्ल है उसका इकाई क्या है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लो इस दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या है? 8 है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। वैसे ही न्यूक्लिक अम्ल की जो है इकाई क्या होगा? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। हाँ, जो प्रोटीन होता है, जैसे एक चीज समझने के लिए यहां एग्जांपल तौर पर मान लो कि जो प्रोटीन होता है बेटा, प्रोटीन, इसकी इकाई क्या होती है? यानी यूनिट क्या होती है? क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल। शरीर की छोटी इकाई क्या होती है? शरीर की क्या होती है? कोशिका होती है। इसी प्रकार दीवार की क्या मैंने बताया? दीवार की क्या हो जाती है? ईंट होती है। ये सब क्या है? छोटी इकाई है, और इन्हीं इकाइयों से मिल मिलकर ये क्या होता है? बना होता है। जैसे प्रोटीन किससे मिल मिलकर बना होता है? तो अमीनो अम्ल, छोटे छोटे अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बन जाता है? प्रोटीन। छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर क्या बन जाता है? शरीर। और छोटे छोटे, आपको बताया गया, ईंट से मिलकर क्या बन जाता है? एक बड़ा दीवार बन जाता है, एक मकान बन जाता है। इसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल जो है किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना होता है बेटा?
कि छोटी इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, समझ में आया? ये बात समझ में आया? अब न्यूक्लिक अम्ल जो है निम्न दो प्रकार का होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो निम्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ध्यान देना, एक एक पॉइंट को देखते जाना। ये देखो नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जरा देख के बता देना आपको। दिख रहा है? ये यहां तक दिख रहा है मेरा उंगली जहां पे, यहां। ठीक है, देखते हैं। अब बताया गया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या हुआ? वो पे आ गया। जो ध्यान से सुनो, बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होती है, पहले हम समझेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल जो है ये निम्न दो प्रकार का होता है। किसका होता है? ये इसका इकाई क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। आपने देखा न्यूक्लिक एसिड का इकाई क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है निम्न दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? निम्न दो प्रकार का होता है। पहले को कहा जाता है डीएनए और दूसरे को क्या कहा जाता है? आरएनए। डीएनए और दूसरा क्या होता है? आरएनए। इसको करोगे तो इसका होगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ये दोनों जो होते हैं, ध्यान रखना, जो डीऑक्सी डीएनए और आने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों जो है जब क्या होते हैं, ये दोनों मिलते हैं तो एक दीवार का निर्माण करते हैं, और उस दीवार का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोटाइड बना कैसे है बेटा? तो ये इनके दीवार, ये इनसे और इनसे मिलकर क्या बना है? ये क्या बना है? न्यूक्लियोटाइड। इन दोनों ने मिलकर इस दीवार को क्या किया है? तैयार किया, जिससे किसका निर्माण हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का। यहां तक अभी तक किसी को दिक्कत? एक बार ध्यान से सुनो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अभी तो 2-3 दिन तक हम बड़े आराम आराम से ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये आपके चैप्टर का, आपके जो बुक है ना, उसका सबसे लंबा चैप्टर होगा। एक तो लंबा होगा, और दूसरा जो है जल्दी में अगर लेके चलेंगे तो ये समझ में भी नहीं आएगा, और इससे बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इत्मीनान के साथ हम पढ़ेंगे। प्रयास किया जाएगा कि शुरू में थोड़ा धीमा चला जाए और लास्ट में थोड़ा सा फास्ट कर लिया जाए। चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन इत्मीनान के साथ पढ़ो। अब हम ये समझ गए कि भाई ये क्या है, कि इनकी और इनकी दीवारों को क्या कहा गया? इन दोनों की जो दीवार है, इन्हीं दीवारों को क्या कहा गया? न्यूक्लियोटाइड कहा गया। अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानेंगे। देखो, ये जो न्यूक्लियोटाइड होती है इन चीजों से मिलकर बने होते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है।
नंबर 1 फास्फेट समूह, फास्फेट ग्रुप समूह। दूसरा जो है पेंटोज शर्करा, और तीसरा जो है नाइट्रोजन क्षार। यानी अगर देखा जाए तो फास्फेट समूह को हम किससे दर्शा सकते हैं? पी से, और पेंटोज शर्करा है तो यानी शुगर है तो एस से, और नाइट्रोजन है तो किससे? एन से। ऐसे दर्शा सकते हैं ना? बोलो, नाइट्रोजन बेस है ना, नाइट्रोजन क्षार है तो एन बी से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी और यहां पे हो गया एस और यहां पे क्या हो गया? एन बी। पी से क्या है? फास्फेट। एस से क्या है? पेंटोज शर्करा। और एन बी क्या है? नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार। देखो, जब ये तीनों एक साथ मिले होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं? एक साथ मिले होते हैं, तो इससे किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड किससे किसके मिलकर बना है। तो 3 चीजों से मिलकर बना है। किससे किसके? फास्फेट समूह से, पेंटोज शर्करा से, और नाइट्रोजन क्षार से। अगर इधर ध्यान देना, सारे लोग इधर ध्यान दो, पहले समझो, एक एक पॉइंट में समझो। अगर ये फास्फेट समूह नहीं है, केवल क्या है? पेंटोज शर्करा है और नाइट्रोजन क्षार है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इनसे क्या बनता है? तो इन दोनों से मिलकर जो है न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? कुछ पाले पड़ रहा है, हम पढ़ के आ रहे हैं, पहले ध्यान से सुन लेते हैं, फिर एक बार दोहराते हैं। मैंने कहा है कि एक एक ये अभी तो सिंपल सी चीजें हैं जिसको हमें क्या करना है? जानना है। फिर इनके बारे में एक एक को हम पढ़ेंगे। इधर देखो, लिखना बंद करो तब समझ पाओगे। हम पढ़ रहे हैं वंशागति का आणविक आधार। आपको बताया गया, शुरू में ही बताया गया है कि कोई ना कोई कारक जो है, जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ले जाने का कार्य करती है। आपको ये भी बताया गया कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन उसके बाद से आपको बताया गया कि जो एक क्या थे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? फ्रेडरिक मिस्टर। इन्होंने क्या किया कि कोशिका के अंदर केंद्रक देखा, और केंद्रक के अंदर उन्होंने क्या देखा? कुछ अनुवांशिक पदार्थों को देखा। उसको उन्होंने कहा कि यही अनुवांशिक पदार्थ हैं जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो इसकी खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिस्टर ने। और उसका नाम, उस अनुवांशिक पदार्थ का नाम उसने क्या रख दिया?
न्यूक्लिन रख दिया, और यही न्यूक्लिन को आगे चलकर किस नाम से जाना गया? न्यूक्लिक एसिड से। अब बताया गया कि जो न्यूक्लिक एसिड होती है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है बेटा, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? डीएनए होता है, और दूसरा क्या होता है? आरएनए। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या कर देते हैं, यानी जो दीवार का निर्माण करते हैं, तो ये से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड निम्न कितने प्रकार का होता है? ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तीन चीजों से मिलकर बना होता है। फास्फेट समूह से, पेंटोज शर्करा से, और नाइट्रोजन क्षार से। आपको बताया गया कि जिसमें पेंटोज, ये फास्फेट समूह हो, पेंटोज शर्करा हो, और नाइट्रोजन क्षार हो, ये तीनों जब एक साथ रहती हैं तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जिसमें क्या हो? फास्फेट समूह ना हो, केवल क्या हो? पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, अगर ये दोनों केवल पाए जा रहे हो तो उसको क्या कहता है? न्यूक्लियोसाइड। यहाँ से किसी को दिक्कत समझ में आ गया? अब हम सीधे आते हैं, इनका जो है एक एक ग्रुप को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अब फास्फेट समूह क्या है। अरे जब हम एक ही को जानेंगे तभी तो आगे लिख पाएंगे, तभी तो समझ में आएगा। ऐसे तो सीधे डायरेक्ट पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो हम पहला क्या करते हैं, इसमें देखते हैं फास्फेट समूह। किसको पढ़ते हैं? फास्फेट समूह। तो ये चीज आप लोग समझ ली हो ना कि न्यूक्लियोटाइड किससे किसके मिलकर बना है? किससे किससे मिलकर बना है? किससे किससे? P प्लस S प्लस NB। और ये किससे मिलकर बना है? S प्लस NB। ये एक सिंपल सा आप दिमाग में रखिए। हम देखते हैं पहला जो है, पहला आते हैं फास्फेट ग्रुप के बारे में देखते हैं। नहीं आ रहा। हाँ देखते हैं फास्फेट ग्रुप यानी फास्फेट समूह देखते हैं। ये नंबर 1 है ना? देखो, जो डीएनए और आरएनए में जो है फास्फेट जो समूह मिलता है उससे हम क्या करते हैं, यानी जो डीएनए और आरएनए, अभी आपने न्यूक्लिक इसको देखा ना, डीएनए और आरएनए होता है तो अगर न्यूक्लिक एसिड आपने देखा तो क्या होता है, तो जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है और उसी से क्या मिलकर बना है, उन्हीं की दीवारों से क्या मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड में ये फास्फेट समूह होता है। तो ये कह रहा है कि जो फास्फेट समूह मिलता है डीएनए और आरएनए में, यानी जो डीएनए और आरएनए है इनमें जो है डीएनए और आरएनए में जो फास्फेट समूह मिलता है उसको क्या कहते हैं, जो फास्फेट समूह मिलता है उससे हम कहते हैं, नोट कर लो कहीं, ऑर्थोफॉस्फेट। क्या बताया गया, बताया जा रहा है फास्फेट ग्रुप पर रहे जो डीएनए और आरएनए में जो फास्फेट समूह पाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट कहते हैं। और ऑर्थोफॉस्फेट का सूत्र क्या होता है बेटा, H3PO4। अब देखो, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं
ध्यान देना, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं बेटा, सभी जीवधारियों में ये क्या पाए जाते हैं? आर्थोफॉस्फेट पाए जाते हैं। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनमें क्या होता है? आर्थोफॉस्फेट पाया जाता है। हम लोग में भी और जितने भी जीव हैं समस्त में क्या होते हैं? ये आर्थोफॉस्फेट पाए जाते हैं। अगर आर्थोफॉस्फेट की संरचना देख लो, एक चीज और देख लो पहले, तब बताते हैं, तब इसकी संरचना सूत्र बताते हैं। इसका संरचना सूत्र क्या होगा एक बार ध्यान से सुनते हैं। बताया गया कि जो फास्फेट समूह होता है बेटा, जो डीएनए या आरएनए में जो फास्फेट समूह पाया जाता है उससे क्या कहते हैं? आर्थोफॉस्फेट कहते हैं। आर्थोफॉस्फेट की सूत्र ये हुआ। अब जितने भी न्यूक्लियोटाइड है बेटा, न्यूक्लियोटाइड में जो है फास्फेट ग्रुप जो है, जो फास्फेट ग्रुप है वही अम्लता प्रदान करती है। यही फास्फेट ग्रुप में जो है, जो आपको बताया न्यूक्लियोटाइड में जो है, जो उसका अम्लीय गुण होता है, वह अम्लीय गुण लाने का काम कौन करता है? तो ये फास्फेट ग्रुप करता है। ये न्यूक्लियोटाइड है ना, इस न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अम्लीय क्यों होता है? तो अम्लीय होने का मुख्य कारण क्या है? ये फास्फेट ग्रुप है। यही डीएनए और जो आरएनए होता है उसमें नेगेटिव चार्ज प्रदान करता है, जिससे वो क्या हो जाता है? जिससे उसकी वो क्या होता है? अम्लीय हो जाता है, अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। नई बात समझ में आई? एक बार ध्यान से बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड किस प्रकृति का होता है? अम्लीय, अम्लीय प्रकृति का होता है ना। उसके अंदर अम्लीयता लाता कौन है? तो आप अभी सुने हो कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। इधर देखो, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। फास्फेट समूह से, पेंटोस शर्करा से, नाइट्रोजन क्षार से। और मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी फास्फेट ग्रुप हैं, यही फास्फेट ग्रुप जो है न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं? अम्लीय प्रकृति में लाने का कार्य करते हैं। और ये आता कैसे है? तो जो ये डीएनए और आरएनए हैं, इनके ऊपर वो क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज प्रदान करते हैं। नेगेटिव चार्ज प्रदान करने के कारण इनके अंदर क्या आती है? अम्लीयता आती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अभी भी नहीं समझ में आया? क्या आ गया समझ में? भाई सीधी सी बात है कि इनको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया है, अम्लीय क्यों कहा गया है? तो अम्लता लाने का काम किसने किया? फास्फेट ग्रुप ने किया। और ये आपको बताया गया कि जो डीएनए और आरएनए में जो फास्फेट समूह पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आर्थोफॉस्फेट कहते हैं। आर्थोफॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? H3PO4। अब इसकी संरचना क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है, संरचना सूत्र क्या होगा? इसका अरे एच कितने हैं? 3 और ओ कितने हैं? 4। पी कितना है? वो तो क्या, एक चीज ध्यान रखना, इसको जो है अन्य यानी कुछ अलग, कुछ अन्य रूपों में भी लिखा जाता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर इसको लिखना हो आर्थोफॉस्फेट को, तो इसको कुछ और रूप में लिखा जा सकता है। जैसे इसी को ऐसे लिखा जा सकता है H2PO4, H2PO4 और यहाँ पे माइनस होगा। फिर इसको लिखा जा सकता है HPO4, इसमें 2 माइनस होगा। या इसको लिखा जा सकता है HO4 पर -3 कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमने एक चीज देख लिया, फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप में कोई दिक्कत?
फास्फेट ग्रुप ने क्या किया, उसके अंदर अम्लीय गुण लाया। कैसे लाया, तो डीएनए और जो आरएनए था उनमें उसने क्या किया, उसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न किया, जिससे वजह से इसमें क्या, कौन सा गुण आ जाता है, अम्लीयता गुण आ जाता है। अब दूसरा क्या है, पेंटोज शर्करा। दूसरा क्या है, पेंटोज शर्करा। तो हम पेंटोज शर्करा को देखते हैं। दूसरा देखते हैं पेंटोज शर्करा। पहला हमने फास्फेट समूह को देख लिया, अब दूसरा क्या देखते हैं, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा का सूत्र क्या होता है, पेंटोज। पेंटोज का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या हो, कार्बन कितने हो, 5। पेंटोज का मतलब होता है, इसका सूत्र होता है C5H10O5। C5H10O5 ये पेंटोज शर्करा का क्या होता है, सूत्र होता है। अब आप बताओ, अब हम देखते हैं इनमें डीएनए और जो आरएनए होता है उसमें पेंटोज शर्करा में क्या अंतर आती है। अरे आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हो, डीएनए और आरएनए की दीवार ही है। तो अब हम इसमें देखते हैं जो क्या है, डीएनए है और क्या है, और आरएनए। डीएनए का मतलब क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या हो गया, याद रहेगा ना, इसको बार बार रटो नहीं तो दिमाग से ऐसा ना हो कि उतर जाए। अब आप देखो, जब हम पहले आरएनए को देखते हैं, किसको देखते हैं, आरएनए को, आप सीधी सी बात जानते हो कि इनकी संरचना सूत्र जो है, यहां पे आपने देख लिया ये किसका है, यानी पेंटोज शर्करा में आरएनए का संरचना सूत्र हो गया। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं, किसमें, डीएनए का क्या होता है। तो डीएनए वाले में क्या होता है, थोड़ा सा इससे चेंज होता है, यानी इसमें होता है यहां पे, जैसे इसको आपने बनाया है, एक चीज ध्यान दो, इधर देखो बेटा, हम पेंटोज शर्करा को देख रहे थे, दोनों की संरचना सूत्र को देखते हैं। आप जानते हो कि C2 क्या होता है, पेंटोज शर्करा का सूत्र क्या होता है, C5H10 और O5। दोनों की संरचना सूत्र में अंतर क्या है, ये क्या है, आरएनए का है और ये क्या है, डीएनए का। इसमें देख रहे हो कि इसमें जो है 5 जो है कार्बन मिल रहा है, 10 क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, और 5 क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये पेंटोज शर्करा के जो आरएनए है इसमें ये क्या हो रहा है, सब बराबर मिल रहा है। सेम डीएनए का भी स्थिति है, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया, ध्यान रखना, डीऑक्सी, डी का मतलब क्या हुआ, खत्म। ऑक्सी का मतलब क्या, ऑक्सीजन, यानी जिसमें से एक ऑक्सीजन खत्म कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबो। इसलिए देखो यहाँ पे एक O क्या है, समाप्त। बस दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कुल कितनी होती है, ऑक्सीजन की कुल मात्रा 5 होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाती है, 4। बस इतना ही अंतर होता है। अगर इसमें एक चीज आपको, अगर इसमें एक चीज और जानना है तो देख लो, अगर नोट करना चाहो तो लिख लो। तो हाँ, एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ये कई बार ये कंफ्यूजन कर देता है, मैंने एक चीज छोड़ दिया, ध्यान दो। जैसे इसकी काउंटिंग कैसे होती है, इनकी काउंटिंग कैसे की जाती है। अब कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो कहां से होगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
2, ये कार्बन कितना हो गया 3, ये कार्बन कितना हो गया 4, ये कार्बन कितना हो गया 5 संबंध होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन भी, तो जो दूसरे नंबर का जो कार्बन होता है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसमें कम कहाँ होगा, जो दूसरे नंबर का क्या होता है कार्बन, जो दूसरे नंबर होता है 1 और 2। तो ठीक ये नहीं कि आप यहाँ पे इसको खत्म कर दोगे, यहाँ पे करोगे तो ये क्या होगा गलत हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन कम कहाँ होता है दूसरे नंबर के कार्बन पे खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम इन दोनों में थोड़ा सा देखते हैं, दोनों में अंतर क्या है। इधर देखो, इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर जरा लिख लो, तो जो लिखो इसमें राइबोज जो होता है अधिक सक्रिय होता है, राइबोज क्या होता है अत्यधिक सक्रिय होता है। अब क्यों अत्यधिक सक्रिय होगा बेटा, क्योंकि वहां पे 2H ग्रुप पाया जा रहा है। यानी 2 क्रियात्मक समूह है इसमें क्या होते हैं 2 क्रियात्मक समूह होने के कारण ये क्या होता है सक्रिय होता है। जबकि ये जो होता है इसमें 2 क्रियात्मक समूह नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है सक्रिय नहीं होता है। ये देखो, ये कम अस्थायी होता है, ये कम क्या होता है, ये कम अस्थायी होता है, और ये क्या होता है ज्यादा अस्थायी होता है। ध्यान देना, जो आरएनए है वो कम अस्थायी होता है, सक्रिय ज्यादा होता है, लेकिन अस्थायी तो इसकी क्या होती है कम होती है। अब कम होने की वजह से इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल का निर्माण नहीं होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का निर्माण नहीं होता है। और ये क्या होता है, इसमें OH समूह कम होता है, लेकिन ये अधिक क्या होता है अस्थायी होता है, और अधिक अस्थायी होने के कारण इसमें अनुवांशिक पदार्थ का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरा देखेंगे नाइट्रोजनी क्षार। तो नाइट्रोजनी क्षार भी बेटा 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिटाई से देखो, ये जो नाइट्रोजन क्षार होता है बेटा ये निम्न 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, निम्न 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है प्यूरिन, एक को क्या कहा जाता है प्यूरिन, और दूसरा जो होता है प्राइमेडीन होता है। ठीक है ना। कल इसको बताते हैं पूरा डिटेल में, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। कल नाइट्रोजन क्षार खत्म करते हैं, नहीं तो आधा घंटा समय ले लेगा।